शहर के सबसे महंगे और आलीशान इलाके में बने उस बड़े से लग्जरी बुटीक का माहौल किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं था। चारों तरफ हल्की खुशबू वाला महंगा परफ्यूम फैला हुआ था, धीमा मधुर संगीत चल रहा था और एसी की ठंडी हवा पूरे माहौल को बेहद सुकून भरा बना रही थी। लेकिन वहां शीशे के चमचमाते काउंटर के पीछे खड़ी अदिति के लिए ये सारी चमक दमक किसी बोझ से कम नहीं थी। पिछले कई घंटों से लगातार खड़े खड़े उसके पैरों में दर्द होने लगा था, कमर जवाब देने लगी थी और आंखों में थकान साफ दिखाई दे रही थी। फिर भी चेहरे पर उसने एक बनावटी मुस्कान सजा रखी थी, क्योंकि यही उसकी नौकरी की सबसे बड़ी मजबूरी थी। उसका मन बार बार घर की परेशानियों में उलझ जा रहा था। बीमार माँ की दवाइयों का खर्च, छोटे भाई की स्कूल फीस और उसके मंगेतर ईशान के वे सपने भरे शब्द जो हर रोज उसे ये भरोसा दिलाते थे कि बहुत जल्द वह उसे इस मुश्किल जिंदगी से निकालकर खुशियों से भर देगा। अदिति ने गहरी सांस ली और खुद को संभालते हुए सामने रखे महंगे कपड़ों को ठीक करने लगी। तभी अचानक बुटीक का भारी कांच का दरवाजा तेजी से खुला और पूरे माहौल में एक अजीब सी बेचैनी फैल गई। अंदर दाखिल हुआ शहर का बेहद अमीर और घमंडी बिजनेसमैन अर्जुन सक्सेना। काले रंग के महंगे सूट में उसका व्यक्तित्व हमेशा की तरह रोबदार था, लेकिन आज उसकी हालत बिखरी हुई लग रही थी। उसकी बाहों में करीब 6 महीने का एक छोटा बच्चा था जो जोर जोर से रोए जा रहा था। बच्चे का चेहरा लाल हो चुका था और उसकी चीखें पूरे बुटीक में गूंज रही थी। अर्जुन के पीछे उसके 2 नौकर कई डिब्बे और बैग उठाए घबराए हुए खड़े थे, लेकिन अर्जुन खुद इतनी बुरी तरह परेशान था कि समझ नहीं पा रहा था बच्चे को कैसे संभाले। कभी वह उसे कंधे से लगाता, कभी जल्दी जल्दी झुलाने लगता, मगर बच्चा शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा था। अचानक अर्जुन गुस्से में जोर से चिल्लाया, यहाँ का मैनेजर कहाँ है? उसकी भारी आवाज सुनते ही पूरा स्टाफ डर गया। मैनेजर भागता हुआ बाहर आया और घबराहट में उसके हाथ से फाइल नीचे गिर गई। वह कांपती आवाज में बोला, जी सर कहिए, आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? अर्जुन ने गुस्से से उसे घूरते हुए कहा, मुझे किसी खास सर्विस की जरूरत नहीं है, मुझे जरूरी मीटिंग के लिए निकलना है और इसने अपने सारे कपड़े खराब कर दिए हैं। जल्दी से इसके 10-12 अच्छे सूट पैक करो। इतना कहते हुए वह बार बार अपनी घड़ी देख रहा था और दूसरी तरफ बच्चे को संभालने की कोशिश कर रहा था। मैनेजर तुरंत उसे किड्स सेक्शन की ओर ले जाने लगा, लेकिन अर्जुन झुंझलाकर बोला, मेरे पास इतना समय नहीं कि मैं खुद कपड़े चुनूं। जो अच्छा हो जल्दी पैक करो। उसके गुस्से से पूरा स्टाफ सहम गया। वहां काम करने वाली बाकी लड़कियां बच्चे के लगातार रोने और अर्जुन के रोबदार गुस्से को देखकर पास आने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। लेकिन दूर खड़ी अदिति से ये सब देखा नहीं गया। उसे उस मासूम बच्चे पर तरस आने लगा जो बुरी तरह रो रहा था। उसका पिता उसे प्यार से चुप करवाने की बजाय सिर्फ पैसे और गुस्से के दम पर सब संभालना चाह रहा था। वह अपनी थकान भूलकर तेजी से आगे बढ़ी और सीधे अर्जुन के सामने जाकर खड़ी हो गई। उसने बिना डरे शांत आवाज में कहा, मुझे दीजिए बच्चे को। अर्जुन ने हैरानी से उसे ऊपर से नीचे तक देखा। शायद पहली बार किसी ने उससे बिना डरे इस तरह बात की थी। उसने तिरस्कार भरी आवाज में पूछा, तुम कौन हो? सिर्फ एक सेल्स गर्ल, क्या तुम इसे चुप करवा लोगी? लेकिन अदिति ने उसके शब्दों पर ध्यान नहीं दिया। उसने बहुत ही प्यार से बच्चे को अपनी गोद में ले लिया। फिर मैनेजर से बोली, जल्दी से इसके कपड़े ले आइए। मैनेजर तुरंत कपड़े लेकर आया। अदिति ने बच्चे को अपने सीने से लगाया और बेहद प्यार से उसके कानों में धीमी आवाज में लोरी गुनगुनाने लगी। वह धीरे धीरे उसे थपकियां देती हुई बुटीक में टहलने लगी। बच्चे के कपड़े दूध की वजह से गंदे हो चुके थे, लेकिन उसे इसकी कोई परवाह नहीं थी। अर्जुन वहीं खड़ा ये सब देखता रह गया। जिस बच्चे को उसकी दौलत, नौकर और गुस्सा भी शांत नहीं कर पाया, वही बच्चा अब अदिति की गोद में धीरे धीरे शांत होने लगा था। उसकी तेज चीखें अब हल्की सिसकियों में बदल चुकी थी। उसने अपने छोटे छोटे हाथों से अदिति के दुपट्टे को कसकर पकड़ लिया और कुछ ही मिनटों में उसकी आंखें बंद हो गई। पूरा बुटीक एकदम शांत हो गया। वहां मौजूद हर इंसान हैरानी से यह नजारा देख रहा था। अर्जुन पहली बार खुद को इतना बेबस महसूस कर रहा था। करोड़ों की दौलत और बड़े नाम के बावजूद वह अपने ही बच्चे को सुकून नहीं दे पा रहा था, जबकि एक साधारण सी लड़की ने सिर्फ अपने प्यार और ममता से उसे चुप करवा दिया था। कुछ देर बाद अदिति ने
बहुत सावधानी से सोए हुए बच्चे को अर्जुन की तरफ बढ़ाते हुए धीमी आवाज में कहा, अब ये सो गया है, इसे आराम से लिटा दीजिए। इसके सीने में जकड़न लग रही है, शायद इसे ठंड लग गई है। इसे ज्यादा देर खुले में मत रखिए और कपड़े तब बदलिएगा जब इसकी नींद पूरी हो जाए। उसकी आवाज में नरमी भी थी, अपनापन भी, और एक ऐसी ममता भी जिसे देखकर अर्जुन कुछ पल तक बस उसे चुपचाप देखता ही रह गया। अर्जुन ने बिना कुछ कहे धीरे से रुद्र को अपनी बाहों में ले लिया। उसके चेहरे पर वही घमंड था, लेकिन अंदर कहीं न कहीं वह खुद भी उलझ चुका था। उसका दिल चाहता था कि वह अदिति को धन्यवाद कहे, मगर उसका अहंकार उसकी जुबान को रोक रहा था। उसने एक गहरी और ठंडी नजर अदिति पर डाली और फिर बिना कुछ बोले अपने गार्ड्स के साथ वहां से निकल गया। अदिति कुछ पल उसे जाते हुए देखती रही और फिर धीरे से बड़बड़ाई, कितना घमंडी और पत्थर दिल इंसान है, एक धन्यवाद तक कहना जरूरी नहीं समझा। फिर उसने खुद को संभाला और वापस अपने काम में लग गई। लेकिन दूसरी तरफ अगले दिन शहर के सबसे ऊंचे कारपोरेट टावर में बने अपने शानदार ऑफिस में बैठा अर्जुन बार बार उसी लड़की के बारे में सोच रहा था। उसके सामने करोड़ों के प्रोजेक्ट्स की फाइलें खुली थी, लेकिन उसका ध्यान कहीं और ही था। जब भी वो आंखें बंद करता, उसे अदिति का शांत चेहरा और उसकी गोद में चैन से सोता हुआ रुद्र दिखाई देने लगता। आखिरकार उसने अपने सेक्रेटरी को बुलाया और सख्त आवाज में कहा, मुझे उस लड़की की पूरी जानकारी चाहिए जिसने कल रुद्र को संभाला था, उसका परिवार, उसकी जिंदगी, सब कुछ। कुछ ही घंटों में अदिति की पूरी जिंदगी एक फाइल बनकर उसकी मेज पर रखी थी। अर्जुन ने फाइल खोली और पढ़ने लगा। अदिति एक साधारण मिडिल क्लास परिवार की लड़की थी। उसके पिता की एक्सीडेंट में मौत हो चुकी थी। घर की सारी जिम्मेदारी उसी के कंधों पर थी। छोटा भाई स्कूल में पढ़ता था और माँ दिल की बीमारी से जूझ रही थी। ये सब पढ़ते ही अर्जुन के होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। उसे लगा कि मजबूरी और गरीबी इंसान को आसानी से झुका देती है। उसने मन ही मन सोचा कि जैसे दुनिया की हर चीज पैसे से खरीदी जा सकती है, वैसे ही ये लड़की भी खरीदी जा सकती है। उसी वक्त उसने बुटीक मैनेजर को फोन किया और ठंडे लहजे में आदेश दिया कि अदिति को तुरंत उसके ऑफिस भेजा जाए। यहाँ तक कि उसने ये धमकी भी दे डाली कि अगर वह नहीं आई तो मैनेजर अपनी नौकरी भूल जाए। करीब 2 घंटे बाद जब अदिति अर्जुन के आलीशान ऑफिस में पहुंची तो वहां की चमक दमक देखकर कुछ पल के लिए रुक गई। चारों तरफ महंगी सजावट, बड़े शीशे और रौबदार माहौल था, लेकिन अगले ही पल उसने खुद को संभाल लिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इतने बड़े बिजनेसमैन ने उसे आखिर क्यों बुलाया है। अर्जुन अपनी घूमने वाली कुर्सी पर बैठा सिगार पी रहा था। उसने बिना उसकी तरफ देखे कहा, बैठो अदिति। अदिति धीरे से सामने रखी कुर्सी पर बैठ गई और बोली, आपने मुझे इतनी जल्दी यहाँ क्यों बुलाया? मेरा काम छूट रहा है। अर्जुन ने सिगार बुझाया, अपनी दराज खोली और एक चेकबुक निकालकर खाली चेक पर साइन कर दिया। फिर उसने वो चेक अदिति की तरफ बढ़ाते हुए कहा, इस पर जितनी रकम चाहो लिख लो, अपनी तनख्वाह के 10 गुना 20 गुना जितनी चाहो। बस आज से तुम मेरे घर में रहोगी। मुझे रुद्र के लिए फुल टाइम नैनी चाहिए और कल तुम्हें देखकर मुझे यकीन हो गया कि तुम इस काम के लिए सबसे बेहतर हो। अदिति ने पहले चेक को देखा, फिर अर्जुन की आंखों में झांका। वहां सिर्फ दौलत का घमंड दिखाई दे रहा था। उसके अंदर गुस्सा भर आया। उसने सख्त आवाज में कहा, शायद आपको गलतफहमी हो गई है मिस्टर अर्जुन सक्सेना। मैं एक सेल्स गर्ल हूँ, किसी की आया नहीं। कल मैंने आपके बच्चे को सिर्फ इंसानियत के नाते संभाला था, क्योंकि वह मासूम बहुत परेशान था। उसकी बात सुनकर अर्जुन हंस पड़ा। उसकी हंसी में तंज और घमंड साफ झलक रहा था। वह बोला, इंसानियत जैसी बातें गरीब लोगों को अच्छी नहीं लगती। आखिर में सब पैसे के सामने झुक जाते हैं। तुम्हारी पूरी जिंदगी मेरी इस फाइल में रखी है। बीमार माँ, छोटा भाई, किराए का घर, ये चेक तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है। तुम्हें सारी उम्र दुकान में खड़े होकर काम नहीं करना पड़ेगा। ये सुनते ही अदिति गुस्से में खड़ी हो गई। उसकी आंखों में आत्मसम्मान साफ दिखाई दे रहा था। उसने तेज आवाज में कहा, अपना ये चेक और ये फाइल अपने पास रखिए। मैं गरीब जरूर हूँ, लेकिन अपनी इज्जत बेचकर नहीं जी सकती। मैं मेहनत की कमाई खाती हूँ और आगे भी खाऊंगी।
मैं आपके जैसे घमंडी इंसान के घर नौकरी कभी नहीं करूंगी। और एक बात याद रखिए, दुनिया की हर चीज पैसों से नहीं खरीदी जा सकती। मेरी मंगनी हो चुकी है। मेरा मंगेतर ईशान मुझसे बहुत प्यार करता है। वो कभी मुझे ऐसी जगह काम करने की इजाज़त नहीं देगा जहां इंसानियत को पैसों से तोला जाता हो। अदिति की बातें सुनकर पहली बार अर्जुन के अहंकार को गहरी चोट पहुंची। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने दांत भींचते हुए कहा, एक मामूली सेल्स गर्ल का इतना घमंड। ठीक है, आज तुम मेरे ऑफिस से जा रही हो, लेकिन याद रखना, अर्जुन सक्सेना को आज तक किसी ने मना नहीं किया। तुम वापस आओगे और खुद मेरे सामने खड़े होकर ये नौकरी मांगोगे। अदिति ने अर्जुन की बातों का कोई जवाब नहीं दिया। उसने चुपचाप अपना बैग उठाया, कंधे पर डाला और तेज कदमों से उसके ऑफिस से बाहर निकल गई। दूसरी तरफ अर्जुन गुस्से से आग बबूला हो चुका था। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, उसने मेज पर रखा भारी क्रिस्टल पेपर वेट उठाया और पूरी ताकत से सामने लगी शीशे की दीवार पर दे मारा। तेज धमाके के साथ कांच टूटकर चारों तरफ बिखर गया, लेकिन उसके अंदर का गुस्सा फिर भी शांत नहीं हुआ। उसी रात करीब 2 बजे बाहर आसमान में काले बादल छाए हुए थे। तेज हवाओं के साथ भयानक बारिश हो रही थी। अर्जुन की आलीशान हवेली में इस वक्त डर और अफरा तफरी का माहौल फैला हुआ था। छोटा सा रुद्र तेज बुखार में बुरी तरह तप रहा था। उसका नन्हा शरीर आग की तरह गर्म हो चुका था और वह लगातार रोए जा रहा था। उसकी चीखें सुनकर पूरे घर में बेचैनी फैल गई थी। शहर के बड़े बड़े डॉक्टरों को आधी रात में हवेली बुलाया गया। इंजेक्शन लगे, दवाइयां दी गई, मगर कोई असर नहीं हुआ। रुद्र की हालत बिगड़ती ही जा रही थी। अर्जुन के बूढ़े पिता बलवीर सक्सेना घबराहट में कमरे के बाहर चक्कर लगा रहे थे। कांपती आवाज में उन्होंने कहा, अर्जुन, मेरे पोते को क्या हो गया है? इसकी सांसें इतनी तेज क्यों चल रही हैं? कुछ करो बेटा, इसे बचा लो। अपने पिता की टूटी हुई आवाज सुनकर अर्जुन अंदर से बिखर गया। करोड़ों की दौलत, बड़ा नाम, ताकत और रुतबा उस वक्त किसी काम नहीं आ रहे थे। वह एक बेबस पिता बन चुका था जिसे सिर्फ अपने बेटे की जान दिखाई दे रही थी। तभी अचानक उसे अदिति याद आई। उसकी गोद, उसकी लोरी और वह पल जब रुद्र कुछ ही मिनटों में शांत होकर सो गया था। अर्जुन को लगा जैसे इस वक्त सिर्फ वही लड़की उसके बेटे को बचा सकती है। उसने तुरंत अपने गार्ड्स को बुलाया। उसकी आवाज में घबराहट साफ थी। मुझे अभी इसी वक्त अदिति चाहिए, चाहे जैसे भी हो, उसे यहाँ लेकर आओ। गार्ड घबराते हुए बोला, सर, रात के 2:30 बज रहे हैं, बाहर तूफानी बारिश हो रही है और सुबह उसने आपको साफ मना भी कर दिया था, शायद वो आने से इनकार कर दे। ये सुनते ही अर्जुन ने गुस्से में उसका कॉलर पकड़ लिया और झंझोरते हुए बोला, मुझे कुछ नहीं सुनना। उसके घर के दरवाजे तोड़ दो, जबरदस्ती उठा लाओ, लेकिन अगले 1 घंटे में वो लड़की यहाँ होनी चाहिए। उधर अदिति देर रात तक डबल शिफ्ट करके घर लौट रही थी। तेज बारिश में वह छतरी पकड़े जल्दी जल्दी कदम बढ़ा रही थी। सड़क सुनसान थी और स्ट्रीट लाइट खराब होने की वजह से चारों तरफ अंधेरा फैला हुआ था। उसके मन में एक अजीब सा डर बैठ गया था। वह बस जल्दी से घर पहुंचना चाहती थी कि तभी अचानक एक काली बिना नंबर प्लेट वाली गाड़ी उसके पास आकर रुकी। कीचड़ उसके कपड़ों पर उछल गया। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, गाड़ी से 2 नकाबपोश आदमी बाहर निकले। एक ने पीछे से उसके हाथ कसकर पकड़ लिए और दूसरे ने उसके मुंह पर किसी तेज गंध वाला कपड़ा रख दिया। अदिति बुरी तरह छटपटाने लगी। उसकी छतरी सड़क पर गिर गई। उसने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन आवाज बाहर नहीं निकल सकी। धीरे धीरे उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और कुछ ही सेकंड में वह बेहोश होकर ढीली पड़ गई। उन लोगों ने तुरंत उसे गाड़ी में डाला और कार तूफानी बारिश को चीरती हुई तेज रफ्तार से हवेली की तरफ निकल गई। अब अदिति को होश आया तो उसका सिर भारी हो रहा था। उसने धीरे धीरे आंखें खोली और खुद को एक बेहतर आलीशान कमरे में पाया। मुलायम बिस्तर, कीमती पर्दे और छत पर चमकता बड़ा झूमर देखकर वह घबरा गई। उसे धीरे धीरे सब याद आने लगा। बारिश, अंधेरी गली, नकाबपोश आदमी और फिर बेहोशी। तभी उसकी नजर सामने बैठे अर्जुन पर पड़ी। वह सोफे पर बैठा लगातार उसे देख रहा था। उसकी आंखें लाल थी और चेहरा पूरी रात की बेचैनी से थका हुआ लग रहा था। जैसे ही अदिति को समझ आया
कि उसके साथ क्या हुआ है, उसके अंदर डर की जगह गुस्से ने ले ली। वह तुरंत बिस्तर से उठी, उसके कदम लड़खड़ा रहे थे, लेकिन फिर भी वह तेजी से अर्जुन के पास पहुंची और बिना एक पल गवाए अपनी पूरी ताकत से उसके चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मार दिया। कमरे में थप्पड़ की आवाज गूंज उठी। दरवाजे पर खड़े गार्ड भी डरकर पीछे हट गए, क्योंकि आज तक किसी ने अर्जुन सक्सेना को छूने तक की हिम्मत नहीं की थी। अर्जुन का चेहरा एक तरफ झुक गया, उसके गाल पर उंगलियों के लाल निशान साफ दिखाई देने लगे। उसकी आंखों में गुस्सा चमक उठा, हाथ मुट्ठियों में बंध गए, लेकिन उसने पलटकर कुछ नहीं किया। ना वो चिल्लाया, ना उसने गुस्सा दिखाया। उसने बस गहरी सांस ली, फिर धीरे से मुड़ा और बिस्तर पर पड़े तेज बुखार में तपते हुए रुद्र को उठाकर लाया और चुपचाप अदिति की गोद में डाल दिया। अर्जुन की आंखों में उस वक्त सिर्फ डर था। उसने एक कांपती आवाज में कहा, मार लो मुझे, जितना गुस्सा है निकाल लो, चाहे तो मेरी जान भी ले लो, लेकिन भगवान के लिए मेरे बेटे को बचा लो। इसे बहुत तेज बुखार है, डॉक्टर भी जवाब दे चुके हैं। अगर इसे कुछ हो गया तो मैं जी नहीं पाऊंगा। अदिति, मुझे सच में समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। उसकी आवाज में पहली बार घमंड नहीं, बल्कि एक टूटे हुए पिता की बेबसी साफ सुनाई दे रही थी। तभी कमरे का दरवाजा खुला और अर्जुन के पिता बलवीर सक्सेना अंदर आए। उम्र और बीमारी की वजह से उनके कदम लड़खड़ा रहे थे। उन्होंने अदिति को देखा और बिना किसी झिझक के उसके सामने हाथ जोड़ दिए। उनकी आंखों में आंसू भरे हुए थे। वो भारी आवाज में बोले, बेटी, मेरे बेटे की तरफ से मुझे माफ कर दो। ये बचपन से बहुत ही जिद्दी और कठोर स्वभाव का था। इसे लोगों से प्यार से बात करना कभी नहीं आया। इसने हमेशा पैसों के दम पर सब कुछ हासिल किया, इसलिए इसे रिश्तों की कीमत समझ नहीं आई। लेकिन इस मासूम बच्चे का क्या कसूर? भगवान के लिए इसे बचा लो, ये तुम्हारे बिना शांत नहीं होगा। बूढ़े पिता की भीगी आंखें और रुद्र का तपता हुआ शरीर देखकर अदिति का गुस्सा धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगा। उसका दिल अभी भी अर्जुन के लिए नफरत से भरा था, लेकिन उस मासूम बच्चे की हालत देखकर उसके अंदर की ममता जाग उठी। उसने रुद्र को अपने सीने से लगाया और अर्जुन की तरफ सख्त नजरों से देखते हुए बोली, आज आप सिर्फ अपने बेटे की वजह से बच गए हैं। मिस्टर अर्जुन, जल्दी से ठंडा पानी और साफ कपड़े लेकर आइए। उसका लहजा ऐसा था कि जैसे वह आदेश दे रही हो। पूरी रात अदिति ने आंख तक नहीं झपकी। वह लगातार रुद्र के माथे पर ठंडी पट्टियां रखती रही। कभी उसे दूध पिलाती, कभी प्यार से थपकियां देती और कभी लोरी गुनगुनाकर उसे शांत कर देती। दूसरी तरफ अर्जुन कमरे के कोने में खड़ा ये सब देख रहा था। वही लड़की जिसे वह जबरदस्ती उठा लाया था, वही लड़की जिसने कुछ घंटे पहले उसे थप्पड़ मारा था, अब उसके बच्चे की जान बचाने के लिए अपनी सारी थकान, अपना गुस्सा और अपना अपमान तक भूल चुकी थी। पहली बार अर्जुन को एहसास हो रहा था कि एक औरत की ममता और उसका त्याग दुनिया की किसी भी दौलत से बड़ा होता है। सुबह की हल्की धूप जैसे ही खिड़की के अंदर आई, रुद्र का बुखार उतर चुका था। उसकी सांसें अब सामान्य थी और वह आराम से अदिति के सीने से लगा सो रहा था। पूरी रात जागने की वजह से अदिति की आंखें लाल हो चुकी थी, बाल बिखर गए थे, लेकिन उसके चेहरे पर सुकून दिखाई दे रहा था। अर्जुन धीरे धीरे उसके पास आया। इस बार उसके चेहरे पर ना घमंड था, ना गुस्सा, बल्कि शर्मिंदगी और एहसान का भाव था। उसने धीमी आवाज में कहा, थैंक यू अदिति, मैं जिंदगी भर तुम्हारा एहसान नहीं भूलूंगा। अदिति ने उसकी तरफ देखा। उसके चेहरे पर अभी भी नाराजगी साफ दिखाई दे रही थी। उसने ठंडे स्वर में कहा, मुझे आपके धन्यवाद की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ आपके लिए नहीं रुकी थी, ना ही आपकी दौलत की वजह से। मैं सिर्फ इस मासूम बच्चे और आपके पिता की हालत देखकर रुकी हूँ। लेकिन आपने मेरे साथ जो जबरदस्ती की है, उसकी कीमत आपको जरूर चुकानी पड़ेगी। अब मुझे मेरे घर जाना है और आप खुद मुझे वहाँ छोड़कर जाएंगे। ये सुनते ही अर्जुन का चेहरा फिर से कठोर हो गया। उसने सख्त आवाज में कहा, तुम अभी कहीं नहीं जाओगी। रुद्र अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुआ है। डॉक्टर ने कहा है कि उसे कुछ दिनों तक खास देखभाल की जरूरत है और वह सिर्फ तुम्हारे पास ही शांत रहता है, इसलिए तुम यहीं रहोगी। उसका लहजा फिर से आदेश देने वाला हो चुका था, जैसे कुछ देर पहले की विनम्रता कभी थी ही नहीं।
अदिति ने गुस्से भरी हंसी के साथ उसकी तरफ देखा और बोली, क्या सच में आपको लगता है कि आप मुझे रोक सकते हैं? आपने कल रात गुंडों से मुझे जबरदस्ती उठवाया। ये कोई छोटी बात नहीं है मिस्टर अर्जुन। मैं आपकी नौकर नहीं हूँ और ना ही आपकी खरीदी हुई चीज हूँ। मेरी बीमार माँ और छोटा भाई पूरी रात मेरी राह देखते रहे होंगे। मैं अभी अपने घर जाऊंगी और मुझे कोई नहीं रोक सकता। अर्जुन ने बेहद बेपरवाह अंदाज में अपने हाथ जेब में डाले और धीरे धीरे अदिति के करीब आकर उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मैंने आज सुबह ही तुम्हारी माँ के अकाउंट में 5 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए हैं। तुम्हारे फ़ोन से उन्हें मैसेज भी करवा दिया कि तुम बुटीक के एक खास असाइनमेंट के लिए कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर गई हो, इसलिए वो परेशान नहीं होंगी। और जहाँ तक यहाँ से जाने की बात है, अर्जुन सक्सेना जिस चीज पर अपना हक जमा लेता है वो इतनी आसानी से उसके हाथ से नहीं निकलती। अब मेरी इजाजत के बिना तुम इस हवेली से बाहर नहीं जा सकती। उसकी ये बातें सुनकर अदिति के अंदर गुस्से की आग भड़क उठी। उसे पहली बार एहसास हुआ कि अर्जुन सिर्फ घमंडी ही नहीं बल्कि बेहद खतरनाक सोच वाला इंसान भी है। उसका मन किया कि वह फिर से उसे थप्पड़ मार दे, लेकिन तभी कमरे के बाहर से बलवीर सक्सेना की आवाज़ सुनाई दी। वे धीरे धीरे चलते हुए अंदर आए। उम्र और बीमारी की वजह से उनके कदम कांप रहे थे, लेकिन चेहरे पर शर्मिंदगी साफ झलक रही थी। उन्होंने अर्जुन की तरफ गुस्से से देखा और बोले, अर्जुन, ये क्या तरीका है बात करने का? जिस लड़की ने पूरी रात जागकर तुम्हारे बेटे की जान बचाई, तुम उसी के साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हो। फिर वे अदिति के पास आए और बहुत ही प्यार से बोले, बेटा, मैं जानता हूँ कि मेरे बेटे ने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। अगर तुम चाहो तो अभी इसी वक्त अपने घर जा सकती हो। मैं खुद तुम्हें छोड़कर आऊँगा और इसकी तरफ से माफ़ी भी मांगूंगा, लेकिन एक दादा की मजबूरी समझने की कोशिश करो। रुद्र पूरी रात मौत से लड़ता रहा। तुम्हारी गोद में उसे पहली बार सुकून मिला। मुझे डर है कि अगर तुम चली गई तो उसकी हालत फिर बिगड़ जाएगी। बस कुछ दिन, जब तक वह पूरी तरह ठीक नहीं हो जाता, मैं तुम्हें भरोसा दिलाता हूँ कि इस घर में तुम्हारी इज्जत और सुरक्षा की जिम्मेदारी मेरी होगी। बलवीर जी की भीगी आंखें और उनकी विनती सुनकर अदिति का दिल पिघलने लगा। एक तरफ अर्जुन था जिससे वह अब नफरत करने लगी थी, और दूसरी तरफ ये बूढ़ा आदमी और वह मासूम बच्चा था जिसकी तकलीफ वह अपनी आंखों से देख चुकी थी। उसने गहरी सांस ली, अपने आंसू पोंछे और धीमी मगर मजबूत आवाज में कहा, अंकल, मैं सिर्फ आपके लिए और इस मासूम बच्चे की वजह से कुछ दिनों तक यहाँ रुकने को तैयार हूँ, लेकिन मेरी 2 शर्तें हैं। कमरे में खामोशी छा गई। अदिति ने सीधे अर्जुन की तरफ देखते हुए कहा, पहली शर्त, मैं आपके बेटे का एक पैसा नहीं लूंगी। मैं बिकाऊ नहीं हूँ। मैं यहाँ किसी नौकरी या लालच में नहीं रुक रही। मैं सिर्फ इंसानियत के नाते रुद्र की देखभाल करूंगी और इस घर में मुझसे ऐसा कोई काम नहीं करवाया जाएगा जो मेरे आत्मसम्मान के खिलाफ हो। और फिर उसने कुछ पल रुककर दूसरी शर्त रखी, दूसरी बात, मेरा फ़ोन मुझे वापस दिया जाएगा ताकि मैं खुद अपनी माँ और अपने मंगेतर ईशान से बात कर सकूं। मैं यहाँ अपनी मर्जी से नहीं आई हूँ और जब मुझे लगेगा कि रुद्र पूरी तरह ठीक हो गया है, मैं उसी वक्त इस घर से चली जाऊंगी। मुझे कोई नहीं रोकेगा। अगर ये शर्तें मंजूर हैं तभी मैं यहाँ रुकूंगी। अर्जुन गुस्से में कुछ बोलने ही वाला था, लेकिन बलवीर जी ने उसे हाथ उठाकर चुप करवा दिया। फिर उन्होंने तुरंत गार्ड को आदेश दिया कि अदिति का फोन वापस लाया जाए। कुछ ही मिनटों में फोन उसके हाथ में था। बलवीर जी ने नरम आवाज में कहा, तुम यहाँ कैदी नहीं हो बेटा, इस घर की सम्मानित मेहमान हो। फोन मिलते ही अदिति जल्दी से कमरे में गई और दरवाजा बंद कर लिया। उसके हाथ अभी भी कांप रहे थे। सबसे पहले उसने अपनी माँ को कॉल किया। खुद के आंसू छुपाकर उसने झूठी मुस्कान के साथ उन्हें भरोसा दिलाया कि वह सच में बुटीक की तरफ से एक खास ट्रेनिंग के लिए बाहर आई हुई है और कुछ दिनों में लौट आएगी। माँ को तसल्ली देने के बाद जैसे ही कॉल खत्म हुई, उसके आंसू बह निकले। उसने कांपते हाथों से अपने मंगेतर ईशान का नंबर मिलाया। ईशान उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सहारा था। एक साधारण नौकरी करने वाला वो लड़का ही था जिसके साथ वह अपने छोटे छोटे सपने देखती थी। फोन की घंटी कई बार बजी और आखिरकार ईशान ने कॉल उठाई। उसकी आवाज़ में चिंता कम और नाराजगी ज़्यादा थी। हेलो अदिति,
तुम हो कहाँ? तुम्हारा फोन बंद जा रहा था, मैं तुम्हारे घर तक गया था। आंटी कह रही हैं कि तुम शहर से बाहर हो। मुझे बताए बिना अचानक ऐसे कैसे चली गई? ये सब क्या है? उसकी शिकायत भरी आवाज़ सुनकर अदिति का दिल और ज़्यादा भारी हो गया। वह अब तक खुद को किसी तरह संभाली हुई थी, लेकिन जैसे ही उसने फ़ोन पर ईशान की आवाज़ सुनी, उसके अंदर जमा हुआ डर और दर्द अचानक बाहर आ गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और वह जोर जोर से रो पड़ी। कांपती हुई आवाज़ में उसने कहा, ईशान, मैं शहर से बाहर नहीं हूँ, मुझे बचा लो, मैं बहुत बड़ी परेशानी में फंस गई हूँ। उसकी सांसें तेज चल रही थी और वह ठीक से बोल भी नहीं पा रही थी। दूसरी तरफ ईशान भी घबरा गया। उसने जल्दी से पूछा, अदिति, आखिर हुआ क्या है? तुम कहाँ हो? किसने तुम्हारे साथ क्या किया? तुम बस मुझे जगह बताओ, मैं अभी पुलिस लेकर पहुंचता हूँ। मैं किसी को भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगा। तुम मेरी इज्जत हो, मेरी जिम्मेदारी हो। ईशान की बातों में इतनी चिंता और अपनापन था कि डर से टूटी हुई अदिति को थोड़ी हिम्मत मिली। उसे लगा जैसे इस अंधेरे में अभी भी कोई उसका अपना है जो उसके लिए पूरी दुनिया से लड़ सकता है। रोते रोते उसने पिछली रात से लेकर अब तक की सारी कहानी उसे बता दी। उसने बताया कि कैसे वह अपने काम से बाहर निकली थी, कैसे अचानक कुछ लोगों ने उसे अगवा कर लिया, कैसे उसे जबरदस्ती एक बड़ी हवेली में लाया गया और वहां एक बीमार बच्चे की देखभाल के लिए रोक लिया गया। वो लगातार रोती रही और ईशान चुपचाप सब सुनता रहा। उसके सांसें भारी हो गई और गुस्से में उसकी मुट्ठियां कस गई। उसने गुस्से से कहा, किसी की इतनी हिम्मत कैसे हुई कि उसने मेरी अदिति को छूने की कोशिश की? तुम बस उस आदमी का नाम बताओ, मैं अभी मीडिया और पुलिस लेकर पहुंचता हूं। उसकी पूरी ताकत निकाल दूंगा। आखिर कौन है वो? अदिति कुछ पल चुप रही। उसका दिल डर से कांप रहा था, क्योंकि जिस आदमी का नाम वह लेने वाली थी उससे पूरा शहर डरता था। उसने धीरे से कहा, वो अर्जुन सक्सेना। इतना नाम सुनते ही फोन के दूसरी तरफ जैसे अचानक सब शांत हो गया। कुछ सेकंड तक ईशान के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। अर्जुन सक्सेना, शहर का सबसे बड़ा बिजनेसमैन जिसके पैसे, पहुंच और ताकत के चर्चे हर जगह थे। ईशान जिस कंपनी में नौकरी करता था वो भी अर्जुन की कंपनियों के नीचे काम करने वाली एक छोटी कंपनी थी। अभी तक जो ईशान बड़े बड़े वादे कर रहा था उसकी सारी बहादुरी एक पल में खत्म हो गई। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसे अपनी नौकरी, अपना भविष्य और यहाँ तक कि अपनी जान तक खतरे में लगने लगी। अदिति ने घबराकर पूछा, ईशान, तुम सुन रहे हो ना? ईशान ने खुद को संभालने की कोशिश की और बनावटी शांत आवाज में बोला, हाँ, मैं सुन रहा हूँ। देखो अदिति, अर्जुन बहुत बड़ा आदमी है। हम जैसे लोग उससे सीधी लड़ाई नहीं लड़ सकते। तुमने कहा ना कि उसके बच्चे की तबीयत खराब है और उसने तुमसे रुकने की रिक्वेस्ट की है, तो फिलहाल वहीं रुको। उसकी आवाज अब पूरी तरह बदल चुकी थी। अदिति को भी उसका बदला हुआ अंदाज महसूस हुआ, लेकिन उसने खुद को समझाया कि शायद वह डर और समझदारी दोनों से सोच रहा होगा। उसने धीरे से कहा, मैं सिर्फ उस बच्चे की हालत देखकर रुकी हूँ, लेकिन मुझे यहाँ बहुत डर लगता है। अर्जुन मुझे अजीब नज़रों से देखता है। मैं यहाँ एक पल भी नहीं रहना चाहती। तुम मुझे यहाँ से निकाल लो, हम तुरंत शादी कर लेंगे, बस मुझे यहाँ से ले जाओ। उसकी आवाज़ में दर्द, डर और उम्मीद तीनों साफ महसूस हो रहे थे, लेकिन उधर ईशान के मन में अब प्यार से ज्यादा लालच जाग चुका था। उसके दिमाग में अर्जुन की ताकत और दौलत घूम रही थी। उसने चालाकी से कहा, पागल मत बनो। अगर तुम वहां से भागने की कोशिश करोगी तो अर्जुन हम दोनों को नुकसान पहुंचा सकता है। फिलहाल वहीं रहो। मैं कल खुद उसके ऑफिस जाऊंगा और उससे बात करूंगा। उसे समझाऊंगा कि तुम मेरी मंगेतर हो। मैं कोशिश करूंगा कि वह तुम्हें आराम से जाने दे। तुम बस उससे बहस मत करना। अदिति ने उसकी बातों पर भरोसा कर लिया। उसे लगा कि उसका मंगेतर समझदारी से सब संभाल रहा है, लेकिन वह ये नहीं जानती थी कि फोन रखने के बाद ईशान की आंखों में प्यार नहीं बल्कि लालच चमक रहा था। अगली दोपहर तेज धूप पूरे शहर में फैली हुई थी। अर्जुन अपने आलीशान ऑफिस के बड़े शीशे वाले कैबिन में खड़ा नीचे भागती हुई गाड़ियों को देख रहा था। तभी उसका इंटरकॉम बजा। रिसेप्शन से आवाज आई, सर, आपसे मिलने एक लड़का आया है, उसका नाम ईशान है।
वो कह रहा है कि वह मिस अदिति का मंगेतर है और आपसे जरूरी बात करना चाहता है। अर्जुन के चेहरे पर एक धीमी लेकिन बेहद खतरनाक मुस्कान उभर आई। जिस इंसान का उसे इंतजार था वो खुद उसके दरवाजे तक चला आया था। उसने इंटरकॉम पर ठंडे लहजे में कहा, उसे अंदर भेजो और जब तक मैं ना कहूँ कोई हमें परेशान नहीं करेगा। कुछ मिनट बाद ईशान कांपते कदमों से उस आलीशान ऑफिस में दाखिल हुआ। ऑफिस किसी महल से कम नहीं लग रहा था। चारों तरफ महंगी सजावट, चमचमाते फर्श, शीशे की ऊंची दीवारें और करोड़ों की शानो शौकत देखकर ही उसका आत्मविश्वास टूट गया। उसके साधारण कपड़े और माथे पर चमकता पसीना साफ बता रहा था कि वह इस दुनिया का हिस्सा नहीं था। अर्जुन अपनी बड़ी रिवॉल्विंग चेयर पर बैठा उसे गहरी नजरों से देख रहा था। वह इंसानों के चेहरे पढ़ना अच्छी तरह जानता था और उसने पहली ही नज़र में ईशान की कमजोरी, डर और लालच पहचान लिया। उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तो तुम वो हो आशिक जिसके लिए अदिति ने मेरा ब्लैंक चेक ठुकरा दिया था। उसकी आवाज में ताना और अहंकार साफ झलक रहा था। ईशान धीरे से कुर्सी पर बैठ गया। उसके हाथ पैर कांप रहे थे। उसने हिम्मत जुटाकर कहा, सर, अदिति मेरी मंगेतर है। हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। आपने उसे जबरदस्ती यहाँ लाकर गलत किया है। मैं बस आपसे विनती करने आया हूँ कि उसे छोड़ दीजिए। हम गरीब हैं लेकिन हमारी भी इज्जत है। उसकी आवाज कमजोर पड़ती जा रही थी। अर्जुन अचानक जोर से हंस पड़ा। उसकी हंसी पूरे ऑफिस में गूंज गई। फिर उसने धीरे से टेबल की दराज खोली और नोटों की मोटी गट्टियां निकालकर ईशान के सामने फेंक दी। साथ ही एक खाली चेक और महंगा पेन भी उसकी तरफ बढ़ा दिया। उसने बेहद ठंडे अंदाज में पूछा, तुम्हारी इज्जत की कीमत क्या है ईशान? 5 लाख, 10 लाख या 50 लाख? नोटों की चमक देखकर ईशान की आंखें फैल गई। उसने जिंदगी में कभी इतना पैसा एक साथ नहीं देखा था। उसका गला सूखने लगा। अर्जुन उसकी हालत समझ चुका था। वह कुर्सी से थोड़ा आगे झुका और धीमी लेकिन खतरनाक आवाज में बोला, ध्यान से सुनो, मुझे लंबी बातें पसंद नहीं। रुद्र को अभी अदिति की जरूरत है और मुझे अदिति चाहिए। उसके दिमाग में तुम्हारे नाम का जो प्यार बैठा है ना, उसे खत्म करना है। तुम जैसे लोग पूरी जिंदगी नौकरी में धक्के खाते रहते हो, किराए के मकान में रहते हो और बड़े सपने देखते रहते हो, लेकिन आज तुम्हारे सामने मौका है अपनी जिंदगी बदलने का। इस चेक पर जितनी रकम लिखनी है लिखो, 50 लाख, 1 करोड़, सब तुम्हारा हो सकता है। बिजनेस शुरू करो, आराम की जिंदगी जियो और किसी दूसरी लड़की से शादी कर लो। बस अदिति की जिंदगी से हमेशा के लिए दूर हो जाओ। कुछ पल रुककर उसने अपनी आंखें सख्त करते हुए कहा, और अगर हीरो बनने की कोशिश की तो याद रखना, इस शहर की आधी पुलिस मेरी जेब में है। मैं तुम्हें और तुम्हारे पूरे परिवार को ऐसे गायब करवा दूंगा कि कोई नामो निशान नहीं मिलेगा। उसकी आवाज़ अब इतनी खतरनाक हो चुकी थी कि ईशान के शरीर में सिरहन दौड़ गई। उसके माथे से पसीना टपकने लगा। उसने एक नज़र नोटों पर डाली और दूसरी अर्जुन की आंखों में। उसके अंदर बची थोड़ी बहुत सच्चाई भी डर और लालच के नीचे दब गई। कांपते हाथों से उसने पेन उठाया और चेक पर 50 लाख रुपए लिख दिए। अर्जुन के होठों पर संतोष भरी मुस्कान आ गई। उसने नोटों की गड्डियां उसकी तरफ सरकाते हुए कहा, ये एडवांस समझो और अब ध्यान से सुनो। आज के बाद तुम अदिति का फ़ोन नहीं उठाओगे। अगर उठाओगे भी तो वही बोलोगे जो मैं चाहूँगा, और अगर उसे इस सौदे की भनक भी लगी तो तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा होगा। ईशान ने जल्दी जल्दी पैसे अपनी जेब में भरे। उसकी आंखों से शर्म खत्म हो चुकी थी। वह सिर झुकाकर ऐसे बाहर निकला जैसे खुद को बेच चुका हो। अर्जुन कुर्सी पर पीछे टिक गया और धीमे से मुस्कुराकर बोला, मोहब्बत सच में बहुत कमजोर चीज है। आज फिर पैसे ने प्यार को हरा दिया। उसके बाद हवेली में दिन गुजरने लगे। अदिति ने अपना पूरा समय रुद्र की देखभाल में लगा दिया। बच्चा अब उससे इतना जुड़ चुका था कि उसके बिना खाना तक नहीं खाता था। अर्जुन का रवैया पहले जैसा ही था। उसके अंदर अब भी वही रोब और अधिकार था, लेकिन अब वह अदिति से कम बात करता। अक्सर दूर खड़े होकर बस उसे और रुद्र को खेलते हुए चुपचाप देखता रहता। दूसरी तरफ अदिति हर दिन ईशान का इंतजार करती। वह उसे बार बार फ़ोन करती, लेकिन ईशान या तो फ़ोन काट देता या बहाना बनाकर बात ख़त्म कर देता। कभी कहता मैं मीटिंग में हूँ, कभी बोलता मैं पुलिस स्टेशन गया था,
लेकिन इंस्पेक्टर नहीं मिला। कल जरूर कुछ करूंगा। उसकी हर बात में टाल मटोल थी, लेकिन धीरे धीरे अदिति के दिल में डर बढ़ने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ईशान बदल क्यों रहा है। रातों को उसे नींद नहीं आती थी। एक तरफ मासूम रुद्र था जिसने उसके दिल में जगह बना ली थी, दूसरी तरफ अपने घर लौटने की बेचैनी और सबसे ज्यादा ईशान की बदलती हुई आवाज जो उसे अंदर से तोड़ रही थी। इसी तरह पूरा एक हफ्ता गुजर गया। अब रुद्र पूरी तरह ठीक हो चुका था। उस दिन अदिति ने अपना छोटा सा बैग पैक किया और बलवीर जी के कमरे में पहुंची। उसने सम्मान से कहा, अंकल, जैसा तय हुआ था रुद्र अब बिल्कुल ठीक है। अब मुझे जाने की इजाजत दे दीजिए। मैं अपने भाई को बहुत याद कर रही हूँ। बलवीर जी ने उसे उदास नजरों से देखा। वह उसे रोकना चाहते थे, लेकिन अपने वादे से बंधे हुए थे। उन्होंने भारी मन से कहा, ठीक है बेटा, तुम जा सकती हो। मैं ड्राइवर से कहता हूँ कि वो तुम्हें सुरक्षित घर छोड़ आए। ये सुनते ही अदिति की आंखों में खुशी चमक उठी। उसने तुरंत अपना फोन निकाला और ईशान को कॉल किया। काफी देर बाद उसका फोन उठा। अदिति खुशी से बोली, ईशान, मैं आज वापस आ रही हूँ। रुद्र अब ठीक हो गया है और उन्होंने मुझे जाने की इजाजत दे दी है। तुम रास्ते से मुझे लेने आ जाना और फिर हम शादी कर लेंगे। मैं अब और डर में नहीं जीना चाहती। उसकी आवाज में राहत, उम्मीद और प्यार साफ महसूस हो रहा था। फोन के दूसरी तरफ कुछ पल तक गहरी खामोशी छाई रही। अदिति खुशी से भरी हुई थी और ईशान के जवाब का इंतजार कर रही थी, लेकिन अगले ही पल उसकी दुनिया जैसे बिखर गई। ईशान की आवाज अब पहले जैसी नहीं थी। उसमें ना प्यार था, ना अपनापन, सिर्फ ठंडापन और दूरी थी। उसने बेहद बेरुखी से कहा, तुम्हें वापस आने की जरूरत नहीं है अदिति। ये सुनते ही अदिति के कदम जैसे जमीन में जम गए। उसके चेहरे की मुस्कान पल भर में गायब हो गई। उसने कांपती आवाज में पूछा, क्या मतलब? तुम ये क्या कह रहे हो ईशान? ईशान ने बिना किसी भावना के जवाब दिया, मैं सच कह रहा हूँ। तुम कई दिनों से घर से बाहर हो। तुम्हारा अपहरण हुआ और तुम अर्जुन सक्सेना जैसे आदमी की हवेली में पूरा हफ्ता रही हो। मोहल्ले में लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, तुम्हारे चरित्र पर सवाल उठा रहे हैं। मेरी माँ ने साफ कह दिया कि वो ऐसी लड़की को अपने घर की बहू नहीं बनाएंगी। उन्होंने मेरा रिश्ता कहीं और तय कर दिया है। अगले महीने मेरी शादी है। ईशान के शब्द किसी तलवार से ज्यादा दर्दनाक थे। ऐसा लग रहा था जैसे हर शब्द अदिति के दिल को चीरता चला जा रहा हो। उसकी आंखें फटी रह गई। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये वही इंसान है जिसने उससे जिंदगी भर साथ निभाने के वादे किए थे। उसका पूरा शरीर कांपने लगा। उसने टूटती हुई आवाज में कहा, तुम मुझ पर शक कर रहे हो? मैंने तुम्हें सब सच बताया था। मैं यहाँ अपनी खुशी से नहीं रुकी थी, एक बच्चे की जान बचाने के लिए रुकी थी। और तुमने ही तो कहा था कि मैं वहीं रुकूं। तुमने मुझसे प्यार करने का वादा किया था और आज मुझे अकेला छोड़ रहे हो। ऐसा मत करो ईशान, मेरी जिंदगी मत बर्बाद करो। उसकी आवाज रोते रोते बिखर गई, लेकिन ईशान के दिल पर अब कोई असर नहीं हो रहा था। वह बेहद कठोर आवाज में बोला, ड्रामा बंद करो अदिति। प्यार में जिंदगी नहीं चलती। मैं गरीब आदमी हूँ, समाज से लड़ने की हिम्मत नहीं है मुझ में। तुम अब अर्जुन सक्सेना के घर में हो। वो अमीर है, ताकतवर है, उसी के साथ अपनी जिंदगी सेट कर लो। सच कहूँ तो तुम्हारी किस्मत खुल गई है। और हाँ, अब मुझे दोबारा फोन मत करना। मेरी होने वाली पत्नी को ये सब पसंद नहीं आएगा। इतना कहकर उसने बेरहमी से फोन काट दिया। फोन कटते ही अदिति के हाथ से मोबाइल छूटकर जमीन पर गिर गया। उसकी टांगों ने जवाब दे दिया और वह धीरे धीरे नीचे फर्श पर बैठ गई। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसका दिल मुट्ठी में पकड़कर बेरहमी से कुचल दिया हो। जिस इंसान के लिए उसने हर मुश्किल झेली, जिसने उसे सपने दिखाए, उसी ने आज उसकी इज्जत पर सवाल उठाकर उसे अकेला छोड़ दिया था। उसके आंसू लगातार बहते रहे, लेकिन अब उसके अंदर एक अजीब सी खामोशी भर चुकी थी। दरवाजे के बाहर खड़ा अर्जुन ये सब सुन चुका था। उसने वहीं खड़े खड़े ईशान को एक छोटा सा मैसेज भेजा, गुड जॉब, बाकी के 50 लाख कल मिल जाएंगे। उसके चेहरे पर जीत की मुस्कान तो थी, लेकिन अगले ही पल जब उसने दरवाजे की दरार से अदिति को टूटा हुआ देखा तो पहली बार उसके दिल में अजीब सा दर्द उठा। उसे एहसास हुआ कि उसने सिर्फ एक लड़की का भरोसा नहीं तोड़ा, बल्कि उसकी पूरी जिंदगी तोड़ दी है।
उसने हमेशा प्यार को कमजोर समझा था, लेकिन आज पहली बार उसे लगा कि असली कमजोरी उसकी खुद की सोच थी। अदिति अब सिर्फ अकेली लड़की नहीं रही थी, वह अंदर से पूरी तरह टूट चुकी थी। उसकी आंखों में अब प्यार नहीं, सिर्फ दर्द और नफरत बची थी। ईशान के जाने के बाद उसकी जिंदगी जैसे अंधेरे में डूब गई। वह घंटों अपने कमरे में बंद रहती, किसी से बात नहीं करती। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे पड़ गए थे और चेहरे की चमक खत्म हो चुकी थी। हवेली की हर दीवार उसे कैद जैसी लगती थी। सिर्फ एक इंसान था जिसकी वजह से वो खुद को संभाल लेती थी, और वो था छोटा रुद्र। बच्चा अब उससे इतना जुड़ चुका था कि उसके बिना एक पल नहीं रहता था। जब भी वह उसके पास आता, अदिति अपने दर्द को छुपाकर उसके चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश करती, लेकिन अंदर से वह बिल्कुल टूट चुकी थी। तभी एक दिन उसके छोटे भाई कबीर का फोन आया। उसकी कांपती हुई आवाज सुनते ही अदिति का दिल बैठ गया। मोहल्ले में फैल रही अफवाहों और लोगों की गंदी बातों ने उसकी मां को इतना बड़ा सदमा दिया था कि उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। ये सुनकर अदिति पूरी तरह बिखर गई। उसी मुश्किल वक्त में फिर से बलवीर सक्सेना उसके लिए सहारा बनकर सामने आए। उन्होंने बिना कुछ कहे उसकी मां का इलाज शहर के सबसे अच्छे अस्पताल में करवाया और उसके छोटे भाई कबीर को भी हवेली में अपने पास बुला लिया ताकि वह सुरक्षित रह सके। बलवीर जी समाज की सच्चाई बहुत अच्छे से जानते थे। उन्हें पता था कि एक अकेली लड़की को लोग जीने नहीं देते, खासकर तब जब उसका नाम किसी ताकतवर आदमी से जुड़ जाए। एक शाम उन्होंने बहुत ही प्यार और नरमी से अदिति के सर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, मेरा अर्जुन जिद्दी है, घमंडी है, उससे बहुत गलतियां हुई हैं, लेकिन उसके दिल में बुराई नहीं है। मैं जानता हूँ उसने तुम्हारे साथ गलत किया, जिसकी शायद कभी माफ़ी नहीं मिल सकती, लेकिन इस समाज की गंदी नज़रों से बचने के लिए और इस मासूम रुद्र को माँ का प्यार देने के लिए क्या तुम मेरे बेटे को अपना सकती हो? अगर तुम चाहो तो इस घर की बहू बन सकती हो। मैं तुम्हें वो सम्मान दूंगा जो दुनिया तुमसे छीनने की कोशिश कर रही है। अदिति अब पूरी तरह टूट चुकी थी। ईशान की बेवफाई ने उसके अंदर बची आखिरी उम्मीद भी खत्म कर दी थी। उसमें अब किसी से लड़ने, सवाल करने या अपनी तकदीर बदलने की ताकत नहीं बची थी। जब बलवीर जी ने उसके सामने अर्जुन से शादी का प्रस्ताव रखा तो उसने बिना कुछ कहे बस चुपचाप सिर झुका दिया। उसकी आंखें बिल्कुल खाली थी, जैसे उसके सारे जज्बात कहीं खो चुके हों। अगले ही दिन हवेली के बड़े गार्डन को सजा दिया गया। चारों तरफ हल्की रोशनी, फूलों की सजावट और कुछ गिने चुने लोग मौजूद थे। शादी बहुत सादगी से रखी गई थी। शहर का सबसे बड़ा बिजनेसमैन अर्जुन सक्सेना, जिसकी शादी में कभी बड़े बड़े नेता और अमीर लोग शामिल होने का सपना देखते थे, आज चुपचाप उसी लड़की के साथ फेरे ले रहा था जिसे कुछ दिन पहले तक वह अपनी ताकत और दौलत के दम पर मजबूर समझता था। शादी के दौरान अर्जुन के चेहरे पर हल्की मुस्कान और अजीब सा सुकून था, जैसे उसके दिल की कोई अधूरी ख्वाहिश पूरी हो गई हो। लेकिन दूसरी तरफ अदिति पूरी तरह खामोश थी। उसके चेहरे पर ना खुशी थी, न शर्म, न गुस्सा, बस गहरी उदासी और खालीपन था। शादी खत्म होने के बाद बलवीर जी उसके पास आए। उनकी आंखों में हल्की नमी थी। वो दिल से चाहते थे कि अदिति जैसी अच्छी लड़की इस घर की बहू बने, लेकिन इस तरह मजबूरी में नहीं। उन्होंने प्यार से उसके सर पर हाथ रखा, उसे खुश रहने का आशीर्वाद दिया और फिर उसे अर्जुन के कमरे में भेज दिया। कमरे में पहुंचते ही अदिति ने बिना उसकी तरफ देखे ठंडी आवाज में कहा, मैंने आपसे शादी जरूर कर ली है मिस्टर अर्जुन सक्सेना, लेकिन ये मत भूलिए कि आपने मेरी मजबूरी का फ़ायदा उठाया है। दुनिया के लिए आप मेरे पति होंगे, लेकिन मेरे दिल और मेरी रूह पर आपका कोई हक नहीं है। मैंने आपको कभी माफ़ नहीं किया और ना ही कभी करूँगी। उसकी आवाज़ में इतना दर्द था कि कुछ पल के लिए कमरे में सन्नाटा छा गया, लेकिन अर्जुन ने ना गुस्सा किया और ना ही कोई सफाई दी। उसने बस हल्की उदास मुस्कान के साथ सिर झुका लिया और शांत आवाज में बोला, मैं जानता हूँ कि मैं माफ़ी के लायक नहीं हूँ अदिति, लेकिन मैं तुम्हें इतना भरोसा जरूर दिलाता हूँ कि इस घर में तुम्हारी मर्जी के बिना कोई तुम्हें छू भी नहीं सकेगा। इतना कहकर वह चुपचाप कमरे से बाहर चला गया।
वक्त धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। महीनों के गुजरने के साथ अदिति इस घर का हिस्सा बन गई। हवेली में उसकी मौजूदगी से रौनक रहने लगी। रुद्र तो उससे इतना जुड़ चुका था कि उसके बिना ना सोता था ना खाना खाता था। वो हर वक्त मम्मा मम्मा करते हुए उसके पीछे घूमता रहता। दूसरी तरफ अर्जुन भी अब पहले जैसा नहीं रहा था। उसका घमंड, उसका गुस्सा, हर वक्त हुक्म चलाने वाला अंदाज धीरे धीरे बदल चुका था। अब वो अदिति के सामने हमेशा शांत और सम्मान से पेश आता। उसने कभी उस पर अपने रिश्ते का दबाव नहीं डाला। इतना ही नहीं, उसने अदिति के छोटे भाई कबीर का एडमिशन शहर के सबसे महंगे और अच्छे स्कूल में करवा दिया। शाम को वह खुद कबीर के साथ क्रिकेट खेलता, होमवर्क करवाता और उसकी छोटी छोटी बातों पर मुस्कुराता था। कबीर अब हर समय अर्जुन की तारीफ करता रहता था और यही बात अदिति को चिढ़ा देती। उसे लगता था कि ये सब सिर्फ दिखावा है और अर्जुन अपने किए हुए गुनाहों को छिपाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन एक रात सब कुछ बदल गया। आधी रात के बाद अचानक अर्जुन के कमरे से किसी चीज के टूटने की तेज आवाज आई। अदिति घबराकर उठी और जल्दी से उसके कमरे की तरफ भागी। दरवाजा खुला हुआ था। अंदर का नजारा देखकर उसकी सांसें रुक गई। अर्जुन जमीन पर गिरा हुआ था। उसका पूरा शरीर पसीने से भीगा था और वह बुरी तरह कांप रहा था। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। वह अपने बाल पकड़कर खुद को चोट पहुंचा रहा था और टूटी हुई आवाज में बार बार बड़बड़ा रहा था, उसे बचा लो, वो मर रही है मेरी वजह से। पलक उसकी पहली पत्नी थी जिसकी कई साल पहले एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। उस हादसे के वक्त गाड़ी अर्जुन चला रहा था। बाहर से मजबूत दिखने वाला अर्जुन उस हादसे के बाद अंदर ही अंदर टूट चुका था। उसने अपने दर्द को दुनिया से छुपाने के लिए गुस्से और अहंकार का सहारा ले लिया था, लेकिन आज पहली बार उसका असली दर्द बाहर आ गया था। अदिति एक पल के लिए सब भूल गई। वह तुरंत उसके पास बैठ गई और उसका कांपता हुआ सिर अपने सीने से लगा लिया। उसने बहुत नरमी से कहा, अर्जुन मेरी तरफ देखिए, मैं यहाँ हूँ, कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है। उसकी आवाज में अजीब सी शांति और अपनापन था। अर्जुन ने डर से कांपते हुए उसके दुपट्टे को कसकर पकड़ लिया और एक छोटे बच्चे की तरह उसके कंधे पर सर रखकर रो पड़ा। उस रात पहली बार अदिति ने उस इंसान का दूसरा चेहरा देखा जो बाहर से मजबूत और घमंडी दिखता था, लेकिन अंदर से बेहद अकेला और टूटा हुआ था। वह पूरी रात उसके पास बैठी रही, कभी उसका सिर सहलाती, कभी उसका हाथ पकड़कर उसे शांत करती। धीरे धीरे अर्जुन की सांसें सामान्य होने लगी। उस रात उसे कई सालों बाद सुकून महसूस हुआ, जैसे किसी ने उसके दिल के पुराने घावों पर मरहम रख दिया हो। उसी रात से दोनों के बीच की दूरियां धीरे धीरे कम होने लगी। अदिति के दिल की नफरत पहले जैसी नहीं रही और अर्जुन की आंखों में उसके लिए सिर्फ चाहत नहीं बल्कि सच्चा प्यार उतरने लगा। दोनों के बीच बिना कुछ कहे एक नया रिश्ता बनने लगा था। हल्का, शांत, खूबसूरत और दिल को सुकून देने वाला रिश्ता। सुबह का वक्त अब हवेली में पहले जैसा भारी और खामोश नहीं रहता था। जब भी नाश्ते की मेज पर अर्जुन और अदिति की नजरें टकराती, अदिति हल्की शर्म से मुस्कुराकर अपनी नजरें झुका लेती और अर्जुन उसे चुपचाप देखते हुए मुस्कुरा देता। दोनों के बीच अब एक अनकहा अपनापन जन्म ले चुका था जिसे शब्दों की जरूरत नहीं थी। कुछ ही दिनों बाद अर्जुन की कंपनी की सालगिरह के मौके पर हवेली में एक बेहद शानदार बिजनेस पार्टी रखी गई। पूरा घर रोशनी और फूलों से सजा हुआ था। शहर के बड़े बड़े बिजनेसमैन, नामी लोग और मीडिया तक वहां मौजूद थे। उस शाम अदिति ने काले रंग की बेहद खूबसूरत ड्रेस पहनी थी जिसमें वह किसी रानी से कम नहीं लग रही थी। उसकी सादगी और खूबसूरती हर किसी का ध्यान अपनी तरफ खींच रही थी, लेकिन वहीं मौजूद नेहा ये सब देखकर अंदर ही अंदर जल रही थी। वह बचपन से अर्जुन को पसंद करती थी और हमेशा खुद को उसकी पत्नी के रूप में देखने के सपने देखती आई थी। अदिति को उस हवेली की मालकिन की तरह सबके बीच खड़े देख उसका अहंकार जल उठा। पार्टी के दौरान जब सभी लोग हॉल में मौजूद थे, नेहा जानबूझकर अदिति के पास आई और उसके पैरों के पास जूस का गिलास गिराकर तोड़ दिया। फिर बेहद जहरीली मुस्कान के साथ बोली,
ओह सॉरी, वैसे भी तुम इस घर की खरीदी हुई आया और नौकरानी ही तो हो। जरा ये कान साफ कर दो। आखिर अर्जुन तुम्हें सड़क से उठाकर इसी काम के लिए लाया था ना। उसके शब्द सुनते ही पूरा हॉल खामोश हो गया। लोग धीरे धीरे फुसफुसाने लगे। अदिति का चेहरा शर्म और अपमान से भर गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए और वह चुपचाप वहां से जाने के लिए मुड़ी। तभी अचानक किसी ने मजबूती से उसका हाथ पकड़ लिया। वह अर्जुन था। उसकी आंखों में गुस्से की ऐसी आग थी कि आसपास खड़े लोग भी सहम गए। वह सीधे नेहा के सामने जाकर खड़ा हो गया और पूरी पार्टी के सामने उसकी आवाज गूंज उठी। अपनी जुबान संभाल कर बात करो नेहा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी पत्नी की बेइज्जती करने की। उसने अदिति का हाथ मजबूती से थाम रखा था। फिर उसने सब मेहमानों की तरफ देखा और बेहद गर्व से कहा, ये अदिति सक्सेना है, मेरी पत्नी, मेरे घर की इज्जत, मेरे बेटे रुद्र की माँ और मेरी जिंदगी की सबसे कीमती इंसान। आज के बाद अगर किसी ने भी इसकी तरफ उंगली उठाने की कोशिश की तो मैं उसे बर्बाद कर दूंगा। अर्जुन के शब्द सुनकर नेहा डर गई। उसका चेहरा उतर चुका था। वही अदिति की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार दर्द के नहीं बल्कि उस सम्मान और प्यार के जिसकी उसे हमेशा तलाश थी। अर्जुन ने बहुत प्यार से उसके आंसू साफ किए और सबके सामने उसके माथे को चूम लिया। फिर वह उसे अपने साथ ऊपर कमरे में ले गया। उस रात अर्जुन के इस खुले इकरार ने अदिति के दिल में बची आखिरी दूरियां भी मिटा दी। उसे पहली बार महसूस हुआ कि अर्जुन का प्यार दिखावा नहीं, सच था। कमरे में पहुंचकर कुछ पल दोनों खामोश रहे। फिर अर्जुन ने धीरे से उसका हाथ अपने हाथों में लिया और बहुत ही नरमी से बोला, तुम मेरी जिंदगी की वो रोशनी हो जिसने मेरे अंदर के सारे अंधेरे खत्म कर दिए। मुझे लगा था कि पलक के बाद मैं कभी किसी से प्यार नहीं कर पाऊंगा, लेकिन तुमने मुझे फिर से जीना सिखा दिया। उसकी आवाज में सच्चाई और अपनापन साफ महसूस हो रहा था। अदिति शर्म से मुस्कुरा दी। उसने धीरे से अपनी पलकों को झुका लिया और बिना कुछ कहे अपनी हामी दे दी। अर्जुन ने उसे प्यार से अपनी बाहों में समेट लिया। उस रात दोनों के बीच पहली बार दिलों का वो रिश्ता पूरी तरह जुड़ गया जिसमें भरोसा, सम्मान और सच्ची मोहब्बत शामिल थी। इसके बाद उनकी जिंदगी धीरे धीरे बदलने लगी। हवेली में अब पहले जैसी उदासी नहीं रही थी। हर कोने में हंसी, अपनापन और खुशियां महसूस होने लगी थी। अर्जुन और अदिति के बीच का रिश्ता हर दिन और गहरा होता जा रहा था। छोटी छोटी नोकझोंक, एक दूसरे की परवाह, चोरी छिपे मुस्कुराहटें और साथ बिताए पल, सब कुछ उनकी जिंदगी को किसी खूबसूरत सपने जैसा बना रहे थे। लेकिन हर कहानी में एक ऐसा मोड़ जरूर आता है जहां खुशियों को किसी की नजर लग जाती है। यहाँ भी कुछ ऐसा ही होने वाला था। नेहा अब भी अंदर ही अंदर जल रही थी। वो ये सहन नहीं कर पा रही थी कि जिस अर्जुन को पाने के सपने उसने बचपन से देखे थे, उसी अर्जुन की जिंदगी में आज अदिति सबसे खास बन चुकी थी। उसके दिल में बदले की आग लगातार बढ़ती जा रही थी। उसने ठान लिया था कि वह किसी भी कीमत पर अदिति की खुशियां छीन कर रहेगी। इसी जिद में उसने अदिति के अतीत को खंगालना शुरू कर दिया। कई दिनों तक लोगों से पूछताछ करने, पुराने रिकॉर्ड निकलवाने और छुपकर जानकारी जुटाने के बाद आखिरकार उसे वो सबूत मिल गया जिसकी उसे तलाश थी। एक ऐसा सच जो अदिति और अर्जुन के रिश्ते की नींव हिला सकता था। एक दोपहर जब अर्जुन ऑफिस गया हुआ था और हवेली में ज्यादा लोग मौजूद नहीं थे, नेहा सीधे अदिति के कमरे में पहुंची। उसके चेहरे पर जीत और जहरीली खुशी साफ दिखाई दे रही थी। उसने बिना कुछ कहे एक मोटी फाइल अदिति के सामने फेंक दी। फाइल टेबल से टकराकर फर्श पर फैल गई। अदिति चौंक कर उसकी तरफ देखने लगी। नेहा ने बेहद तिरस्कार भरी मुस्कान के साथ कहा, बहुत बड़ी मोहब्बत की मिसाल बन रही थी ना। अब देखो तुम्हारे अर्जुन की असली सच्चाई। देखो उसने तुम्हें कितना प्यार किया है। उसकी आवाज में जहर घुला हुआ था। अदिति के मन में अचानक बेचैनी उठी। उसने कांपते हाथों से फाइल उठाई और उसे खोलने लगी। जैसे जैसे उसकी नजरें उन कागजों पर पड़ती गई, उसका चेहरा पीला पड़ता चला गया। फाइल में बैंक ट्रांजैक्शन की डिटेल्स थी, एक चेक की कॉपी थी और वह चेक वही था जिसे देखकर उसकी सांसें अटक गई। 50 लाख रुपए का चेक, वही रकम जो अर्जुन ने ईशान को दी थी। अदिति के हाथ कांपने लगे। उसे लगा जैसे जमीन उसके पैरों के नीचे से खिसक रही हो।
लेकिन असली झटका अभी बाकी था। नेहा ने अपने फोन में एक रिकॉर्डिंग चलाई। अगले ही पल कमरे में अर्जुन की आवाज गूंजने लगी। 50 लाख रखो और अदिति को छोड़ दो। मुझे उसका घमंड तोड़ना है। वो सिर्फ मेरी कैदी बनकर रहेगी। ये सुनते ही अदिति का दिल जैसे धड़कना भूल गया। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। वह वहीं सोफे पर बैठ गई। उसके कानों में वही शब्द बार बार गूंज रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह रोए, चीखे या खुद को खत्म कर दे। जिस इंसान को उसने अपनी जिंदगी का सहारा माना था, जिसने उसे टूटने के बाद फिर से जीना सिखाया था, उसी इंसान ने कभी उसकी जिंदगी का सौदा किया था। उसने ही ईशान को खरीदा था। उसने ही उसकी मोहब्बत को पैसों के बदले बेच दिया था। अदिति का पूरा शरीर कांपने लगा। उसके सीने में दर्द उठ रहा था। उसे लग रहा था जैसे किसी ने उसकी रूह तक को जख्मी कर दिया हो। नेहा उसके टूटे हुए चेहरे को देखकर संतुष्ट हो रही थी। उसने ताने मारते हुए कहा, देख लिया, जिस इंसान को तुम अपना भगवान समझ रही थी, उसी ने तुम्हें खरीद कर इस घर में रखा है। तुम उसके लिए सिर्फ एक जिद थी, एक खिलौना जिसे वो हर हाल में पाना चाहता था। इतना सुनते ही अदिति पूरी तरह बेकाबू हो गई। उसने गुस्से और दर्द में नेहा को जोर से धक्का दिया और रोती हुई कमरे से बाहर भागी। उसके पैरों में चप्पल तक नहीं थी। वह पागलों की तरह हवेली से बाहर सड़क की तरफ दौड़ रही थी। उसके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी, अर्जुन ने मुझे धोखा दिया। उसने मेरा भरोसा तोड़ दिया। उसी वक्त इत्तेफाक से अर्जुन की गाड़ी हवेली के गेट पर पहुंची। उसने दूर से अदिति को उस हालत में भागते देखा तो उसका दिल घबरा उठा। वह तुरंत गाड़ी से उतरा और उसके पीछे दौड़ पड़ा। अदिति रुको, क्या हुआ? कहाँ जा रही हो? उसने घबराकर आवाज लगाई, लेकिन अदिति रुकने वाली नहीं थी। वह अचानक पलटी और उसकी तरफ ऐसी नजरों से देखा जिसमें दर्द, नफरत और टूटन सब कुछ था। वह जोर जोर से रोते हुए चीखी, मुझसे दूर रहो, तुम इंसान कहलाने के लायक भी नहीं हो। तुमने मेरी मोहब्बत खरीदी, मेरे भरोसे का सौदा किया, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। तुमने ईशान को पैसे देकर मुझे अकेला छोड़ दिया ताकि मेरा घमंड तोड़ सको। मैं तुमसे नफरत करती हूँ अर्जुन, बहुत नफरत। उसकी आवाज़ सड़क पर गूंज रही थी। वह इतनी बदहवास थी कि उसे ये तक महसूस नहीं हुआ कि उसकी तरफ तेज रफ्तार से एक गाड़ी आ रही है। ड्राइवर लगातार हॉर्न बजा रहा था, लेकिन गाड़ी के ब्रेक फेल हो चुके थे। सड़क पर खड़े लोग चिल्ला रहे थे, लेकिन अदिति को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। तभी अर्जुन की नज़र उस गाड़ी पर पड़ी। एक पल के लिए उसका दिल रुक गया। उसने बिना कुछ सोचे पूरी ताकत से अदिति की तरफ दौड़ लगा दी। आखिरी सेकंड में उसने अदिति को जोर से धक्का देकर सड़क के किनारे गिरा दिया। अगले ही पल जोरदार धमाका हुआ। गाड़ी सीधा अर्जुन से टकराई। उसका शरीर हवा में उछलकर दूर पेड़ से जा टकराया और फिर सड़क पर गिर पड़ा। उसके सिर से तेजी से खून बहने लगा। ये सब देखकर अदिति की चीख निकल गई। उसका दिमाग सुन्न हो चुका था। कुछ सेकंड तक वह वहीं पत्थर बनी बैठी रही। फिर अचानक वह उठी और भागकर अर्जुन के पास पहुंची। उसने उसका सर अपनी गोद में रख लिया। उसके हाथ, कपड़े और चेहरा खून से भर गए थे। वह बुरी तरह रो रही थी। अर्जुन, आंखें खोलो, प्लीज आंखें खोलो। तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते, तुमने वादा किया था। उसकी आवाज कांप रही थी। अर्जुन ने बहुत मुश्किल से अपनी आंखें खोली। उसके होठों पर दर्द भरी हल्की मुस्कान आई। कांपते हाथ से उसने अदिति के गाल को छुआ और धीमी टूटी हुई आवाज में कहा, मुझे माफ कर देना मेरी जान। इसके बाद उसकी आंखें बंद हो गई। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टरों ने उसे तुरंत आईसीयू में शिफ्ट कर दिया। बाहर पूरे परिवार की सांसें अटकी हुई थी। अदिति लगातार रो रही थी। उसने 2 दिन तक एक पल के लिए भी अस्पताल नहीं छोड़ा। ना उसने ठीक से खाना खाया, ना ही आंखें बंद की। हर वक्त उसकी नज़र आईसीयू के दरवाजे पर टिकी रहती। उसे अब एहसास हो चुका था कि चाहे अर्जुन ने उससे कितनी भी बड़ी गलती क्यों ना की हो, लेकिन वह उससे सच्चा प्यार करता था। उसने अपनी जान देकर यह साबित कर दिया था। 2 दिन बाद आखिरकार अर्जुन को होश आया। उसका सिर पट्टियों से ढका हुआ था, शरीर पर कई चोटें थी और पैर में फ्रैक्चर था। उसने जैसे ही धीरे धीरे आंखें खोली, सबसे पहले उसकी नज़र सामने बैठी अदिति पर पड़ी।
उसकी आंखें रो रो कर सूज चुकी थी, चेहरा थकान और दर्द से भरा हुआ था, लेकिन फिर भी वह वहीं बैठी थी। अर्जुन ने बहुत मुश्किल से अपनी आंखें खोली थी। शरीर दर्द से टूटा हुआ था, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र सामने बैठी अदिति पर पड़ी, उसकी सांसों को जैसे सुकून मिल गया। अदिति की आंखें लगातार रोने की वजह से लाल और सूज गई थी। वह पिछले कई दिनों से ठीक से सोई भी नहीं थी। अर्जुन ने कांपते हुए अपना घायल हाथ उसकी तरफ बढ़ाया। अदिति ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया और उसी पल उसकी सिसकियां फिर से टूटकर बाहर आने लगी। अर्जुन की आंखों में पहली बार घमंड नहीं, सिर्फ पछतावा और सच्चा प्यार दिखाई दे रहा था। उसकी आवाज बेहद धीमी और कमजोर थी। उसने मुश्किल से कहा, अदिति, मैं जानता हूँ मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। मैंने तुम्हें जबरदस्ती अपनी जिंदगी में शामिल किया, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं हारना नहीं चाहता था। मुझे लगता था कि पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है, रिश्ते भी, प्यार भी, लेकिन तुमने मुझे गलत साबित कर दिया। उसकी आंखों से आंसू बहकर तकिए पर गिरने लगे। वह टूटती आवाज में आगे बोला, तुमने मेरे बेटे को माँ का प्यार दिया, मुझे मेरे अंधेरे से बाहर निकाला, उस रात मेरे डर को शांत किया और बदले में मैंने तुम्हें सिर्फ दर्द दिया। मैं खुद से नफरत करता हूँ अदिति, क्योंकि मैंने तुम्हारी मोहब्बत को समझने में बहुत देर कर दी। कमरे में गहरी खामोशी छा गई, सिर्फ मशीनों की धीमी आवाज सुनाई दे रही थी। अर्जुन ने भारी सांस लेते हुए फिर कहा, लेकिन अब मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा। सच्चा प्यार कैद नहीं करता। जिस दिन मैं यहाँ से ठीक होकर बाहर जाऊंगा, मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। तुम जहाँ जाना चाहो जा सकती हो। मैं तुम्हारी जिंदगी में फिर कभी नहीं आऊंगा। बस अगर हो सके तो मुझे माफ कर देना। इतना कहकर उसने धीरे से उसका हाथ छोड़ दिया और अपना चेहरा दूसरी तरफ मोड़ लिया ताकि अदिति उसकी आंखों के आंसू ना देख सके। अदिति चुप रही। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। वह कुछ कहना चाहती थी, लेकिन शब्द उसका साथ नहीं दे रहे थे। कुछ पल तक वह बस अर्जुन को देखती रही और फिर धीरे से कमरे से बाहर चली गई। एक हफ्ते बाद अर्जुन को अस्पताल से छुट्टी मिल गई। उसके पैर में अब भी चोट थी। वह बैसाखियों के सहारे धीरे धीरे चल रहा था। जब वह बलवीर जी के साथ हवेली के अंदर दाखिल हुआ तो पूरा घर अजीब तरह से खाली और सुनसान लग रहा था। वही हवेली जो कभी अदिति की हंसी से गूंजती रहती थी, आज बिल्कुल वीरान महसूस हो रही थी। बलवीर जी की आंखें भी नम थी, क्योंकि वह समझ चुके थे कि इस घर की असली रौनक कौन थी। अर्जुन चुपचाप अपने कमरे तक पहुंचा। अंदर बेड पर छोटा रुद्र अकेला बैठा अपने खिलौनों से खेल रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर उदासी साफ दिखाई दे रही थी। अर्जुन का दिल भर आया। उसने बैसाखियां एक तरफ रखी और धीरे से रुद्र को अपनी गोद में उठा लिया। अगले ही पल वह बच्चे की तरह फूट फूट कर रो पड़ा। वो हमें छोड़कर चली गई रुद्र, मैं हार गया, मैंने अपनी जिंदगी खो दी। उसकी आवाज दर्द से कांप रही थी। इतने में अचानक कमरे के दरवाजे का हैंडल घुमा। अर्जुन ने आंसू भरी आंखों से दरवाजे की तरफ देखा तो अगले ही पल उसकी सांसें थम गई। सामने अदिति खड़ी थी। उसने वही लाल रंग का जोड़ा पहना हुआ था जो अर्जुन ने उसे पहली बार गिफ्ट किया था। उसके हाथ में एक बैग था और चेहरे पर हल्की शरारती मुस्कान। अर्जुन कुछ पल तक उसे देखता रह गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वह सच में उसके सामने खड़ी है। अदिति धीरे धीरे उसके पास आई। पहले उसने झुककर प्यार से रुद्र के माथे को चूमा, फिर अर्जुन की आंखों में देखते हुए मुस्कुराकर बोली, आपको क्या लगा मिस्टर अर्जुन सक्सेना, आप मुझे इतनी आसानी से तलाक देकर छुटकारा पा लेंगे? उसकी आवाज में प्यार और अपनापन दोनों थे। अर्जुन बस उसे देखता रह गया। अदिति ने हल्की मुस्कान के साथ आगे कहा, एक माँ अपने बच्चे को छोड़कर कहाँ जाएगी, और एक पत्नी उस पागल इंसान को कैसे छोड़ सकती है जो उसके लिए मौत के सामने खड़ा हो गया हो। ये सुनते ही अर्जुन की आंखों में चमक लौट आई। उसने तुरंत आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लिया और उसे अपने सीने से लगा लिया। उसकी बाहों में अब वही बेचैनी नहीं थी, बल्कि सुकून था। उसने एक हाथ से अदिति को और दूसरे हाथ से रुद्र को अपने करीब कर लिया। उसकी आवाज भरा गई, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ अदिति, इस दुनिया में सबसे ज़्यादा। अदिति मुस्कुराई और अपना सर उसके कंधे पर रख दिया। मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ। मेरे
मगरूर लेकिन अब सुधरे हुए पति। ये सुनकर अर्जुन हल्का सा हंस पड़ा और उसकी आंखें फिर से नम हो गई। कुछ दिनों बाद की बात थी। शाम ढल चुकी थी। हवेली की छत पर ठंडी हवा चल रही थी और आसमान में डूबता सूरज सुनहरी रोशनी बिखेर रहा था। अदिति रेलिंग के पास खड़ी उस खूबसूरत नज़ारे को देख रही थी। तभी पीछे से किसी के कदमों की धीमी आहट हुई। अगले ही पल किसी ने बहुत प्यार से उसके कंधों पर शोर रख दी। ठंड लग जाएगी। अर्जुन की धीमी और प्रवाह भरी आवाज सुनकर अदिति मुस्कुरा दी। उसने बिना पीछे मुड़े पूछा, आपको कैसे पता कि मुझे ठंड लग रही है? अर्जुन उसके पास आकर खड़ा हो गया और मुस्कुराते हुए बोला, अब तुम्हारी खामोशी भी समझने लगा हूँ। अदिति ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में अब दर्द नहीं, सिर्फ सुकून था। अदिति ने धीरे से कहा, अगर उस दिन आप मुझे बचाने नहीं आते। लेकिन अर्जुन ने तुरंत उसकी बात रोक दी। उसने प्यार से अपनी उंगली उसके होठों पर रखी और बोला, अब हमारे बीच अगर नहीं आएगा, क्योंकि अब मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। अदिति की आंखें हल्की सी भर आई, लेकिन इस बार उसमें डर नहीं था। अर्जुन ने उसका हाथ अपने हाथों में लेते हुए कहा, पहले मुझे लगता था ताकत पैसे में होती है, फिर लगा डर में होती है, लेकिन असली ताकत तो तुम्हारी मोहब्बत ने सिखाई। तुमने मुझे इंसान बनाया। अदिति हल्का सा शर्मा गई और मुस्कुराकर बोली, और आपने मुझे सिखाया कि टूटा हुआ दिल फिर से धड़क सकता है। अर्जुन ने झुककर बहुत प्यार से उसका माथा चूम लिया। हवा थोड़ी तेज हुई तो अदिति उसके और करीब आ गई। उसने उसकी शर्ट पकड़कर अपना सर उसके सीने पर टिका दिया। अर्जुन ने उसे मजबूती से अपनी बाहों में भर लिया। कुछ देर दोनों यूं ही खामोश खड़े रहे। तभी नीचे से रुद्र की आवाज आई, मम्मा पापा। दोनों एकदम से हंस पड़े। अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, चलें, हमारी दुनिया हमें बुला रही है। अदिति ने उसका हाथ और कसकर पकड़ लिया। ढलती शाम के नीचे खड़े उन दोनों के बीच अब ना कोई डर था ना दूरी, सिर्फ सच्ची, गहरी और हमेशा साथ रहने वाली मोहब्बत थी। कमरे में आती सुनहरी रोशनी ने जब उन तीनों को एक साथ अपने उजाले में समेटा तो ऐसा लग रहा था जैसे जिंदगी ने आखिरकार उन्हें उनका पूरा सुख लौटा दिया हो। दोस्तों, हमारी आज की ये भावनाओं से भरी कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसी ही प्यार, दर्द, इमोशन और रिश्तों से जुड़ी नई नई दिलचस्प कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हर नई कहानी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। फिर मिलेंगे दोस्तों एक और नई और दिल को छू लेने वाली कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद दोस्तों। राधे राधे।